Okay, so we will be starting the new topic that is valency. ठीक है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी होता क्या है, ये सारा हम लोग चीज देखेंगे। सो किसी भी अगर आप फॉर्मूला को देखते हैं, अगर मान लीजिए आप HCl देखें, तो HCl में यहाँ आपको क्या पता चलेगा कि ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिलकर, ठीक है, ग्रुप मिलकर एक फॉर्मूला बना है, एक कंपाउंड बनाए हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ Cl 1 है। इसका मतलब क्या होता है, याद रखिए एक चीज कि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो रहा है। अगर ये HCl है, इसका मतलब ये जो बेस वाला जो नंबर है ना, ये डिनोट करता है कि उसके ऑपोजिट में उसका वैलेंसी होगा। मतलब अगर ये 1 है, इसका ये यहाँ पर वैलेंसी 1 होगा, अगर ये 1 है तो इसका वैलेंसी 1 होगा। मतलब अगर H2O है, H2O है, इसको हम लिख सकते हैं O1 भी। तो सिंस यहाँ पर 2 है, H का वैल्यू नीचे में यहाँ पर 2 एटम दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2 है। और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। एक और देखते हैं, अगर मान लीजिए H2SO4, ठीक है, H2SO4 में ये जो 2 है ना, ये एसओ जो है ना, इसका वैलेंसी है, ठीक है, सॉरी SO4 जो है ना, इसका वैलेंसी है। SO4 का वैलेंसी क्या हो गया, 2 हो गया। एंड SO4 क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 1 वैलेंसी किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। मीन्स अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज NH3। यहाँ पर N के पास यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो गया। और ये 3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो जाएगा। कि अभी हम कितने भी पढ़े कि H2O में हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो गया, क्योंकि ये क्रॉस था ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इससे हम क्या पढ़े, जाने कि the valency of an element, the valency of an element or a group denotes its combining capacity। मतलब क्या हो गया कि वैलेंसी किसी एलिमेंट का हो या किसी ग्रुप का हो, लाइक H2SO4, ठीक है, तो SO4 मेरा ग्रुप हो गया, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेरा एलिमेंट हो गया। तो कोई भी हो, एलिमेंट हो या ग्रुप हो, वो डिनोट करता है कि वो कैसे कंबाइन कर रहा है। लाइक H के साथ 2 कंबाइन किया, SO4 के साथ 1 कंबाइन किया, तो वैलेंसी वही बताता है कि कितने वहां पर कंबाइन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 लेते हैं, ठीक है, तो वैलेंसीज ऑफ अदर एलिमेंट और ग्रुप, अब जो वैलेंसी होगा अदर एलिमेंट का, लाइक यहाँ पर हम अगर जस्ट वेट सेकेंड, चलिए यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपका H2SO4 है, या फिर ये भी हटाइए, हाँ देखिए, अगर आपके पास H2SO4 है एंड H2O है, ये दोनों है। अब दोनों में मान लीजिए हम जान गए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी मेरा 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी मेरा 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जान गए। तो जो अदर एलिमेंट है, ये अदर जो ग्रुप है या ये जो अदर एलिमेंट है, ठीक है, ये तो ग्रुप हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया। तो ये जो अदर एलिमेंट या ग्रुप का जो वैलेंसी होगा ना, ये डिनोट करेगा कि हाइड्रोजन एटम कितना है। अगर हाइड्रोजन एटम 2 है, तो इस पूरे ग्रुप का वैलेंसी 2 हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन एटम 2 है, तो इस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए NH3 है, तो हमें ये पता है कि H का वैलेंसी क्या होगा, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल 3 एटम है इसमें हाइड्रोजन का, इसका मतलब ये N का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये याद रखना है, अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी मेरा 1 है,
उसका जो एटम होगा ना, हाइड्रोजन में कितना एटम्स है वही बताते हैं। ठीक है, वही बताता है कि यहाँ पर इसमें कितना वो जो एलिमेंट है या वो जो ग्रुप है वो हो जाएगा। ओके, ठीक है, यही बताता है। तो ये वैलेंसी ये बताता है। और ये फिर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये अभी भी बताएंगे, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद भी आपको फिर बताएंगे कि कैसे वैलेंसी ये सब निकाला जाता है। उसके बाद देखिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नाइदर कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन से, ना ही उसको डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, इन सच केस वी कंसीडर द कंबाइनिंग कैपेसिटी विद सम अदर एलिमेंट और अ ग्रुप। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मान लीजिए जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी एलिमेंट्स 108 एलिमेंट्स प्रेजेंट है अर्थ पर, तो वो 108 के 108 एलिमेंट जो हो, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें ही। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो वैसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं उसमें हम वैसा एलिमेंट लेंगे जिनका ये वैलेंसी 1 होगा। तो ये वैलेंसी 1 वाले एलिमेंट को हम कैसे पता करेंगे, तो ये हम लोग फर्दर देखेंगे। जब आप पढ़ोगे ना पीरियोडिक टेबल सारा, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, लाइक अगर मान लीजिए ओके, अगर मान लीजिए आपके पास ZnO है। ZnO का मतलब क्या हो गया, जिंक और ऑक्सीजन ये दोनों है। सॉरी, यहाँ पर 108 नहीं, 118। ठीक है, ये टोटल 118 एलिमेंट्स है जो अर्थ में फाउंड होते हैं, जिसमें से 108 जो था वो नेचुरल अकरिंग था, और 118 जो था वो साइंटिस्ट लोग डिस्कवर किए थे, इन्वेंट किए थे इसको। ठीक है, देयर वाज अ कंफ्यूजन ऑफ दैट। तो ये जो था, ये जो हमारा ZnO है, ZnO में हमको पता है कि यहाँ पर Zn जो है, Zn का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है ना, वो 2 होता है। इसका मतलब इसका भी 2 हुआ होगा, तभी दोनों कट कर 1-1 हो गए। यह भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आप लोग वैलेंसी पढ़े ही नहीं हो। इस चलते बस इतना समझिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा उसमें आपको पढ़ा देंगे ये चीज। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, लेकिन यहाँ पर 1-1 वैलेंसी कैसे है, इसका मतलब ये जो एटम यहाँ पर जिंक का 1 है, ऑक्सीजन का एटम 1 है, इसका मतलब दोनों का वैलेंसी सेम था, इसलिए दोनों का वो कट कर और कटने के बाद यहाँ पर 1-1 एटम्स आ गए। लाइक अगर मान लीजिए आपके पास एक और अगर एग्जांपल दिया जाए, लाइक इसमें देख लीजिए Al2SO4। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस ऐसे आपको दे दिया गया, Al2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पर आपको पता है कि एल्यूमिनियम का 2 एटम है, सॉरी हाँ 2 एटम है, और सल्फेट का यहाँ पर 3 एटम है। जब एल्यूमिनियम का 2 एटम है, सल्फेट का 3 एटम है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना और सल्फेट का वैलेंसी कितना, तो ये एटम से जस्ट क्रॉस कर दीजिए। तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा 3 वैलेंसी और सल्फेट का हो जाएगा 2 वैलेंसी। तो इस तरह से अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे हम उसका वैलेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक टर्म वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी किसको बोलते हैं, वैसे एलिमेंट्स जिनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी हो, उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। वो भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एक से ज्यादा एटम ये वैलेंसी होता है। अब जब भी किसी फॉर्मूला को लिखते हैं तो फॉर्मूला को लिखने के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो उसका सिंबल, ठीक है, सिंबल्स, और दूसरा उसका वैलेंसीज। क्योंकि बिना इन दो चीज के हम लोग कभी भी कोई भी फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखने दे दिया गया कि फॉर्मूला लिखिए वाटर का, तो वाटर का लिखोगे कहाँ से जब तक उसका ना ही वैलेंसी पता ना ही सिंबल पता। तो पता रहेगा तब तो कि हाँ H होता है और O होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन के यहाँ पर 1 वैलेंसी।
दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुए और नीचे होकर ये H2O बन जाते हैं। ठीक है, ये H2O बन जाते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि फॉर्मूला लिखने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक हो गया सिंबल और दूसरा हो गया वैलेंसीज। सो उसके बाद आता है आपका एक और टर्म दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कभी आप देखते हो कि कोई भी जब रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट, सबसे पहले कोई चीज मान लीजिए अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए ए रिएक्ट किया बी के साथ, ये सी दे रहा है, इसका मतलब जो ए और बी होगा ना, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है वैसे एलिमेंट्स, ठीक है, वैसे एलिमेंट या कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन जिनमें अकर हो रहा है। लाइक आपका जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, तभी तो जाकर ये H2O दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर जो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बना, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो पार्ट ले रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिजल्ट आया उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो केमिकल इक्वेशन का अगर आप डेफिनेशन देखिएगा, केमिकल इक्वेशन शोज, केमिकल इक्वेशन shows the result of a chemical reaction in which the reactant and the product are represented by symbols or formula। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये है क्या। केमिकल इक्वेशन शो करता है किस चीज को? रिजल्ट को शो करता है। रिजल्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट को। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होता है? तो रिएक्टेंट्स के बीच में होता है। और ये जो रिजल्ट आया वो क्या आया? वो प्रोडक्ट आया। याद रखिएगा, केमिकल इक्वेशन शोज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिजल्ट आया वो प्रोडक्ट है, और दोनों रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज से? दोनों रिप्रेजेंट होता है हमारा दैट इज फॉर्मूला से या फिर सिंबल से। तो जो हमारा Fe है, Fe मतलब हो गया आयरन, एंड S मतलब हो गया सल्फर। तो ये देखिए आपका रिएक्टेंट है, लेकिन आपको फॉर्मूला से सिंबल से शो किया जा रहा है। जब ये रिएक्ट करेगा तो आपका क्या आएगा? FeS आएगा। तो ये जो आयरन सल्फाइड आया, ये आपका सिंबल से ही फॉर्मूला शो हो गया। तो आपका जो केमिकल इक्वेशन है ना, उसमें तीन चीज मेन होता है। केमिकल इक्वेशन तीन चीज मेन होता है। एक तो हो गया आपका रिएक्टेंट, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड होता है, और ये जो होता है ये एरो होता है। ये एरो क्या होता है? तो ये डिनोट करता है कि आपका केमिकल इक्वेशन किधर टेक ऑफ हो रहा है। अगर इधर से ये एरो है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर इधर से ये एरो है, इसका मतलब इधर रिएक्टेंट होगा और इधर प्रोडक्ट होगा। तो ये एरो वही शो करता है कि रिएक्टेंट जो है वो रिजल्ट हो रहा है किस चीज का? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है।